हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब भी पढ़ाई करने बैठो तो हमेशा ये सोच कर बैठो कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूँ। इस माइंडसेट के साथ अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने बैठोगे तो यकीन मानो भैया आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी और आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 3 मार्च को क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट कर रहे थे, सर आप बायोलॉजी का एक ऐसा महा मैराथन क्लास लेकर आइए जिसमें हमारी पूरी बायोलॉजी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर बायोलॉजी की क्लास लेकर आइए। तो आज मैं एक ऐसा क्लास बायोलॉजी का लेकर आया हूं कि पूरा बायोलॉजी मैं एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। सही सुना आपने, ये एक महा मैराथन क्लास होगा, लगभग 1 घंटे की ये क्लास होगी और आज हम पूरे बायोलॉजी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है भैया 70 में 65 प्लस इस बार बायोलॉजी में लाने का। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी ये क्लास इतना खास क्यों है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक सभी प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। 2025 में 95% की गारंटी। देखो हम बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न सबको एक वीडियो में पढ़ेंगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद ही देख लो कैसे कैसे क्वेश्चंस को मैंने रखा है। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन है, यहां देखते जाओ कौन कौन से क्वेश्चन है। ये 3 नंबर वाले में देख लो कितनी बार एक क्वेश्चन आ चुके हैं। ये देखो भैया कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखा करो बहुत क्वेश्चन में आज पूरा बायोलॉजी फिनिश कराने वाला हूं। देखते जाओ, ये देखो क्वेश्चन कितना ज्यादा स्पेशल है। इधर देख लो विस्तृत स्तरीय प्रश्न आपका कितना ज्यादा, ये देखो ये विस्तृत स्तरीय प्रश्न कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी बायोलॉजी मैंने यहाँ पे आज मैं फिनिश कराने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज बायोलॉजी का हम खात्मा करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे भैया कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो बहुत स्पेशल है। बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सबको मैं पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बैठ जाओ 1 घंटे कॉपी पेन लेकर, भूल जाओ मोह माया को। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये किस में होता है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, अनावृत बीजी पौधों में या आवृत बीजी पौधों में। देखो द्विनिषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में होती है। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पूरा बायोलॉजी आज हम फिनिश करेंगे, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। चलो दूसरा क्वेश्चन, एक एक चैप्टर का एक एक ऑब्जेक्टिव मैंने लिया है। ठीक है, क्योंकि पूरी बायोलॉजी के पूरे बुक का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। दूसरा देखो, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस किसके द्वारा स्रावित होता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिका द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा या इनमें से कोई नहीं। भैया जो एंड्रोजेंस होता है ये हमारा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो दूसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से समझो, ये मानव जनन चैप्टर का क्वेश्चन है। ये हमारा जो क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो एक एक चैप्टर का मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। निम्नलिखित में पुरुषों से संबंधित है। पुरुषों से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है? वैसेक्टोमी, गोलियां, ट्यूबेक्टोमी या इनमें से कोई नहीं। देखो वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है भैया। इसमें जो पुरुष की जो शुक्र नलिका है उसको काट दिया जाता है जिससे वीर्य नहीं निकलता। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो है ये भैया महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, होता है महिलाओं में। तो वैसेक्टोमी जो है ये पुरुषों से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन, वंशागत की आनुवंशिक इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो। जितने भी क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं बहुत स्पेशल क्वेश्चन है सारे के सारे। तो वंशागत की आनुवंशिक इकाई क्या है? गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गाल्जी इकाई या जीन। भैया वंशागत की जो इकाई है वो जीन होती है। ये वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना सब टॉप रेटेड है, जिसको हम लोग हाई रेटेड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। ये चैप्टर 5 से है, वंशागति का आणविक आधार। देखो हर गोविंद खुराना जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके लिए जाने जाते हैं?
सारे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरी बुक, पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूं। तो हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए, या डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। भैया हरगोविंद खुराना जी जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 6 से ही है। चैप्टर का नाम है जैव विकास, और देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, डार्विन, माल्थस, बीजमान या हीकल? भैया इसका राइट आंसर जो होगा 6 का वो चौथा होगा, हीकल। हेकल जी ने पुनरावृत्त सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बायोलॉजी का बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल मिस मत करना मेरे भाई। जो जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में लेकर आया हूं सारे के सारे टॉप रेटेड हैं। 7 नंबर, ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है, 7 नंबर चैप्टर का। देखो टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? टाइफाइड आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड हो जाता है। तो टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है, जो इसको पैदा करता है, मतलब जिसके कारण टाइफाइड हमें होता है? स्कैरिस, साल्मोनेला, प्लेज्मोडियम या अमीबा? भैया इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड वाला, साल्मोनेला। देखो साल्मोनेला टाइफी होता है, उसके कारण हमें टाइफाइड होता है। देखो मच्छर तो उसका वाहक होता है जो उस साल्मोनेला को हमारे शरीर तक लेकर आता है, बाकी जो मेन काम है भैया वो साल्मोनेला का ही होता है, इसी के कारण हमें टाइफाइड होता है। 8वां क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कई बार एग्जाम में आ चुका है। बीजमान ने, स्मिथ ने, फ्लेमिंग ने या आर्बर ने? भैया इसका राइट आंसर होगा थर्ड, फ्लेमिंग ने। देखो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग जी ने की थी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव चैप्टर का क्वेश्चन है। 9 नंबर देखो, ये जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 20, 22, 23 में आ चुका है, तो 25 में भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां होता है? कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पारजीवी के क्षेत्र में, या उपरोक्त सभी में? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी में। देखो अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन आता है तो मैंने देखा है कि वो ज्यादातर सही ही होता है। उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से वो ज्यादातर मुझे सही मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। 10वां क्वेश्चन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। देखो 10वां, पौधों में आप अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन कौन सा है? 2014 में आ चुका है, सीटी, एमटी, बीटी, जीएसटी। देखो जीएसटी जो है ना, ये पौधों में अपतृणनाशी प्रतिरोधक जीन होता है। जीएसटी वो वाला जीएसटी नहीं जो लोग भरते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? ये 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे जीव और समष्टियां चैप्टर का। मतलब निम्नलिखित में से किसके लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं के सहजीवी संबंध होते हैं? राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास या ये सभी? भैया ये सभी, इन सभी में लेग्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं। मतलब राइजोबियम में भी, एजोटोबैक्टर में भी और स्यूडोमोनास में भी। तो ये सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे 12 नंबर चैप्टर से है कि भारत में पारिस्थितिक का जनक किसे कहते हैं? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आप खुद ही देख लो। ये पारितंत्र चैप्टर का क्वेश्चन है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? हमारे इंडिया में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी, आर मिश्रा, राम उदार या केसी मेहता? तो भैया इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर मिश्रा। आर मिश्रा जी को भारत में पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, हमारे 13 नंबर चैप्टर जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। देखो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, सारस है, कबूतर है या गौरैया है? भैया सारस जो है ये यूपी का राज्य पक्षी माना जाता है, मोर तो हमारे भारत का है। ठीक है, तो सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी माना जाता है। तो 13 चैप्टर थे, मैंने आपको 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताए, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमें बायोलॉजी के बहुविकल्पीय को हमने कंप्लीट कर लिया। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से एक एक समझ लो। फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्लास लॉन्ग भले ही हो सकती है, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा
पढ़ना भी होगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी आती है मेरे भाई, इसको पढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, टैपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। देखो अभी मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी बताऊंगा, विस्तार उत्तरीय प्रश्नों को भी बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो देखो टैपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य होता है, टैपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, लिख लो 2 लाइन में। देखो टैपिटम पराग कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। देखो टैपिटम जो है ये पराग कोश की सबसे आंतरिक परत, सबसे इंटरनल लेयर होती है। ये विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। जो हमारे पराग कण होते हैं ना पौधों में, उस विकासशील पराग कणों को ये न्यूट्रिशन देते हैं, ये पोषण प्रदान करते हैं ताकि उनमें वृद्धि हो, ठीक है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं। टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं ना, वो सघन जीवद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। और सामान्यतः जो है इनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि ये एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान में रखना। तो ये टैपिटम हो गया भाई। ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर 2 नंबर में भी ये आ सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही नंबर में आए, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि मैंने देखा है। देखो हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि ये क्यों सही नहीं है। जैसे ये 2 नंबर में भी आता है, 1 नंबर में भी आता है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2019 में आ चुका है। तो हम अभी जो मैं इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा ना, इतने स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन है कि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो हमारे समाज में पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को क्यों दिया जाता है। जब लड़की पैदा होती है तो लोग जो ससुराल वाले हैं वो कहते हैं भैया उसका दोष महिलाओं को ही दे देते हैं। ऐसा क्यों है, आखिर ये क्यों सही नहीं है। देखो पुत्र हो या पुत्री, दोनों में प्रतिभाग पुरुषों का होता है। तो देखो होता क्या है, स्त्री में XX गुणसूत्र तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम सभी को पता है कि स्त्रियों में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। अभी मैं बारीकी से समझाऊंगा आखिर लड़कियों को के पैदा होने पर दोष महिलाओं को क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है। जब स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का Y गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब इस स्त्री का X गुणसूत्र इस पुरुष के Y गुणसूत्र से मिलेगा तो पुत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इसके विपरीत स्त्री का X गुणसूत्र तथा पुरुष का X गुणसूत्र मिलने पर पुत्री उत्पन्न होती है। यानी कि स्त्री का जो X गुणसूत्र है और पुरुष का जो X गुणसूत्र है, इन दोनों का जब मिलन होगा भैया ना, तब लड़की उत्पन्न होगी। तो बताओ क्यों हम आखिर दोष महिलाओं को ही दें, क्योंकि पुरुष का भी तो X गुणसूत्र इनके X गुणसूत्र से मिल रहा है, तभी तो लड़की पैदा होती है। अतः उत्पन्न संतान का लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र द्वारा होता है, ना कि स्त्री के गुणसूत्र से। मतलब जो उत्पन्न संतान है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनका जो लिंग निर्धारण होता है कि आखिर वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो जो लिंग निर्धारण है ना, वो पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है मेरे भाई, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो जब पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा होता है तो आखिर क्यों दोष महिलाओं को दिया जाता है। चूंकि पुरुष में 50% X तथा 50% Y गुणसूत्र होते हैं, अतः पुरुष के गुणसूत्र का X या Y होना ही संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि पुरुष का जो XY गुणसूत्र होता है ना, वही गुणसूत्र लड़कों और लड़कियों के जन्म लेने के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि जब पुरुष का X और महिला का X गुणसूत्र मिलेगा तभी लड़की उत्पन्न होगी, जब पुरुष का Y और महिला का X गुणसूत्र उत्पन्न होगा तभी मिलेगा, तभी भैया लड़का होगा। मतलब 50-50% योगदान होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे कारण ही लड़की हुई है, ठीक है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पुत्रियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वदा गलत है, ठीक है। मतलब पुत्रियों के जन्म देने का दोष महिलाओं को बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। दोनों के गुणसूत्र के मिलने से ही पुरुष मतलब लड़का या लड़की का जन्म होता है। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि लड़की के कारण ही लड़की पैदा हुई है, ये बिल्कुल गलत है भाई। क्योंकि कहीं कहीं मैंने देखा है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, थोड़ा सा अनपढ़ टाइप के होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग उनके ससुराल वाले कहते हैं, घर वाले, कि लड़की अगर पैदा होती तो कहते हैं इसमें लड़की, इसमें महिला का ही दोष है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जब तुम्हारा X गुणसूत्र उसके X गुणसूत्र से मिलेगा तभी लड़की पैदा होगी, अकेले गुणसूत्र से वो लड़की नहीं पैदा होती है, ये ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल गलत है, मैंने सिद्ध कर दिया। 2 नंबर में आता है या 1 नंबर में, आप लोग एडजस्ट कर लेना।
तीसरा क्वेश्चन हमारा वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का है। देखो एक नंबर में इतना ही लिख दोगे भाई, बहुत है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, ना तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कराना है। देखो संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस तथा परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। भैया ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। मतलब संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण, इन दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस? चलो देखते हैं भाई। देखो जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। मतलब जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाएगा तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहेंगे। और जो प्रथम पीढ़ी का F1 जीव है उसके एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य जो संकरण होगा उसको परीक्षण संकरण कहेंगे। बस इतना याद रखो, चाहे ये एक नंबर में आता है चाहे 2 नंबर में आता है, इतना आप लोग याद रखोगे, लिख कर आओगे, नंबर आपको पूरा मिलेगा। इससे आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे भाई। ये हमारे जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे ना, देखो अभी मैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर 3 नंबर में, उन सबको मैं लेकर आऊंगा एक दिन। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। आप लोग कमेंट करेंगे सर 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताइए, 4 नंबर वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताइए, मैं उस पर क्लास लेकर आ जाऊंगा। और अभी मैं आगे बताऊंगा, भी टेंशन फ्री रहिए। पूरे बायोलॉजी का खात्मा हम कर रहे हैं तो भाई पूरा बायोलॉजी पढ़ेंगे। चौथा, जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनकी पुस्तक का नाम प्रकाशन वर्ष के साथ बताइए। 2018 में आ चुका है। तो देखो जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद AI ओपैरिन ने दिया। मतलब जीवन की उत्पत्ति का जो प्रकृतवाद है इसको AI ओपैरिन जी ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जीवन की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, इसका प्रकृतवाद AI ओपैरिन जी ने दिया और उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की उत्पत्ति, और इसका प्रकाशन वर्ष जो है सन 1936 भी है। बस इतना लिख दोगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। पांचवा क्वेश्चन, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये देखो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम लिखिए। मतलब मनुष्य में विषाणु से होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के आपको नाम लिखना है। 2015 में आ चुका है। मतलब आखिर विषाणुओं के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं वो आपको बताना है। तो चेचक, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, ये होता है। हर्पीज यानी कि हर्पीज बोलते हैं। आर्थराइटिस आदि DNA वायरस द्वारा, मतलब चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, ये सब DNA वायरस द्वारा, तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर यानी कि मम्प्स, ठीक है, डेंगू ज्वर का मतलब डेंगू फीवर, ठीक है, खसरा, मीजल्स, रेबीज आदि RNA वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब देखो वायरस 2 टाइप के होते हैं, एक DNA वायरस, एक RNA वायरस, ठीक है। तो चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस, ये सब DNA वायरस द्वारा, तथा पोलियो, डेंगू ज्वर, कर्णफेर, खसरा, रेबीज, ये सब RNA वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। बस इतना डिटेल लिख दोगे भाई, 2 नंबर में आए या 1 नंबर में आए, आप चुटकियों में इसको लिख दोगे। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आता है ये हमारे चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। ये क्वेश्चन भैया 2 नंबर में भी आ जाता है, 1 नंबर में भी आ जा सकता है, और 3 नंबर में भी दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है देखो, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल क्या होता है, ठीक है। वाहित मल, जिसको सीवेज बोलते हैं, वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018, 19, 20 और NCERT का क्वेश्चन है, तो ये आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि वाहित मल होता क्या है, ठीक है। पहले इसको समझेंगे, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि इसकी हानियां क्या है। तो वाहित मल कुछ होता नहीं है, आपको पता ही है। देखो प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। मतलब पर डे नगरों, जो सिटी है, और शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। उस व्यर्थ जल में क्या होता है, देखो इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। इस व्यर्थ जल में ज्यादातर मनुष्य का मलमूत्र पाया जाता है, क्योंकि शहरों में क्या होगा, लोग टॉयलेट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो सारी चीजें बहकर चली जाती हैं, जिसको हम लोग व्यर्थ जल बोलते हैं, उसी को हम सीवेज कहते हैं। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल या सीवेज कहते हैं, और इसी व्यर्थ जल को ही हम वाहित मल या सीवेज बोलते हैं। मतलब जो नगरों में
या शहरों में जो व्यर्थ जल की मात्रा होती है ना, व्यर्थ जल जो होता है जिसका जो मेन घटक होता है वो मनुष्य का मलमूत्र होता है, उसी को ही हम व्यर्थ जल या सीवेज या वो सॉरी इसी को हम वाहित मल या सीवेज बोलते हैं। ठीक है, वाहित मल हमारे लिए अग्र प्रकार से हानिकारक है। वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक है? देखो फर्स्ट, वाहित मल यानी कि सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। मतलब वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा मिलती है तथा सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे जो अधिकांशतः रोगजनकीय होंगे, मतलब जो ज्यादातर रोगजनकीय होते हैं जिनके कारण हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा देखो नुकसान भैया, हानिकारक क्यों है? दूसरा, वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, जो O2 होता है इसकी कमी पाई जाती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन नहीं हो पाता। मतलब जब ऑक्सीजन की कमी होगी ना तो कार्बनिक पदार्थ जो उसमें है उनका विघटन नहीं हो पाएगा। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। मतलब वाहित मल जो है हमारे वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किसी में भी आए मेरे भाई लिख देना, जाके आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। देखो अभी हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। ठीक है, अभी तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। टेंशन फ्री रहिए। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलो। देखो ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मैं बता दूं आपको कि देखो ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है भैया कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ही आएंगे। देखो, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है, ये साइक्लोस्पोरिन ये, तथा स्टैनिन रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक, मतलब रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसको प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब उन सूक्ष्म जीवों का आपको नाम बताना है जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि है तथा स्टैनिन जो कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक है, इसको प्राप्त किया जाता है। बताओ। तो सबसे फर्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। मतलब साइक्लोस्पोरिन ए का जो उत्पादन है ना वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक फंगाई यानी कि कवक से किया जाएगा। दूसरा, स्टैनिन जिसे हम लोभा स्टैनिन भी बोलते हैं, इसका उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? दोनों का उत्पादन कैसे होगा? साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से होगा और स्टैनिन का उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस से किया जाता है। बस इतना सा लिख दोगे भाई, नंबर आपको भर भर के मिलेगा। हो गया, ये 7वां क्वेश्चन भी हो गया। 8वां क्वेश्चन देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर का क्वेश्चन है कि पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी दीजिए। ये क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया मेरे भाई, 2014 16 17 18 19 20 22 23 में आ चुका है, 24 में नहीं आया तो 25 में आ सकता है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पारजीनी जंतु क्या होते हैं, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीनी जंतु कहलाते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाए और वो अपना लक्षण भी व्यक्त करे, तो ऐसे जंतु को हम पारजीनी जंतु कहते हैं। मतलब ऐसे जंतु जिनके डीएनए में हम कोई दूसरा जीन व्यवस्थित कर दें और वो जीन अपने लक्षण को भी प्रदर्शित करें, तो भैया ऐसे जंतुओं को हम पारजीनी जंतु बोलेंगे। जैसे देखो डॉली नामक भेड़, जापान में निर्मित नोटो एवं कागा नामक गायें और मीरा नामक बकरी आदि, ये सब पारजीनी जंतु हैं क्योंकि इनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन को व्यवस्थित कर दिया गया है, तो ये पारजीनी जंतु कहलाएंगे। पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मतलब पारजीनी जंतुओं को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक द्वारा विजातीय जीन को प्रवेश कराकर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। मतलब इसमें होगा क्या कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक तकनीक होता है, उसी के द्वारा हम किसी दूसरे जीन को उसके अंदर प्रवेश कराएंगे और उसको आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करेंगे। बस यही पारजीनी जंतु का एग्जाम्पल है। ठीक है, हो गया मेरे भाई, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, दिमाग में रख लो। इसी का भाई एक है, मतलब इसी के इतना इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, देख लो आपके सामने है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं भैया? ये भी क्वेश्चन, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है क्योंकि 2014 15 17
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 में आ चुका है। तो चांस बहुत ज़्यादा। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, मतलब बायोपायरेसी क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो कुछ है नहीं इसमें, चीज़ों को समझो, सिर्फ बायोपायरेसी क्या है इसके डेफिनेशन को समझ जाओ, बहुत है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मान लो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई दूसरा संगठन है, उसके द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से, मतलब किसी राष्ट्र या उसमें रहने वाले लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के ही जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। ठीक है, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है बायोपायरेसी। ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा भैया, क्योंकि ये डेफिनेशन खुद में एक ब्रांड है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ इसको, जो भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं रिपीट करता रहता हूँ, क्योंकि उनको मिस कर दिया तो भाई प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो बायोपायरेसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना ही बायोपायरेसी है। उदाहरण देखो, जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब भारत में उपचार के लिए एक प्रचलित है हल्दी का पेटेंट, इसको अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। मतलब ये जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, ये हमारे राष्ट्र या उससे संबंधित बिना व्यवस्थित अनुमोदन के क्षतिपूरक ये इस जैव संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, यही बायोपायरेसी है। जैसे भारत में उपचार के लिए प्रचलित हल्दी का पेटेंट ये अमेरिकी कंपनी ने लिया हुआ है। बस इतना लिख दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है हमारे लास्ट चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। भाई ये भी क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, 2014, 17, 18, 20, 22, 23 में आ चुका है। देखो मैंने इसमें उन क्वेश्चंस को रखा है जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं बोर्ड एग्जाम में आने के, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में ले रखा है, चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे अतलघ उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, चलो समझते हैं इसको भैया क्या है आखिर ये। देखो, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है, भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए। मतलब तप्त स्थल क्या होता है, इसको हम हॉट स्पॉट बोलते हैं, वो वाला हॉट स्पॉट नहीं जो हम अपने फोन में ऐड करते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं, दूसरा है। तो भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम लिखिए, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। तो देखो, तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या है, तप्त स्थल से ही आपको पता चल चुका होगा, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है तप्त स्थल कहलाता है। मतलब ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है वही तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहलाता है, क्योंकि यहाँ की जो जैव विविधता है ना वो संकट में होती है भाई, प्रॉब्लम में होती है, तो उसी को हम तप्त स्थल बोलते हैं। हिमालय यानी कि पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। यानी कि हिमालय मतलब पूर्वी हिमालय, इंडो वर्मा तथा पश्चिमी घाट, ये सब भारत में स्थित प्रमुख तप्त स्थल हैं। ये सब हमारे भारत के मेन हॉट स्पॉट हैं, क्योंकि यहाँ की जो जैव विविधता है वो संकट में होती है। ठीक है, बस हो गया मेरे भाई, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो 10 क्वेश्चन मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बता दिए, 10 क्वेश्चन बहुत है। आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा, अगर आप लोगों ने सपोर्ट बनाए रखा ना, ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसे ही मैं आपको पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा ऐसे ही मैं क्लासेस आपको दे दूंगा, महामैराथन। अब चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, क्योंकि मैंने बताया था भैया कि हम बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सबको पढ़ेंगे, तो बहुविकल्पीय हो गया, अति लघु उत्तरीय हो गया, अब लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। देखो, बायोलॉजी के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लेना। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैंने लिया है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट चैप्टर से ही लिया है भैया। ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये 3 नंबर वाली ज्यादातर है, 2 नंबर 3 नंबर वाले ज्यादातर मैंने लिए हैं। देखो क्या है, निम्न निम्न पर टिप्पणी लिखिए, अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। ये क्वेश्चन भाई कितना स्पेशल है आप खुद ही देख लो, इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो ज्यादा स्पेशल है, ठीक है, जिनकी स्पेशलिटी ज्यादा है। तो बहुभ्रूणता और अनिषेक फलन आपको बताना है भाई। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो इनको चलिए जान लेते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन हैं। देखो, अनिषेक फलन क्या होता है पहले इसको समझेंगे। देखो, नाम से ही स्पष्ट है, अनिषेक फलन
मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण, बस यही अनिषेक फलन है। देखो ध्यान से समझो, देखो ये शब्द नॉल ने दिया, मतलब जो अनिषेक फलन है ये सब नॉल ने दिया। अंडाशय यानी कि ओवरी से बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। मतलब अंडाशय से बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के फल निर्माण की जो क्रिया है उसी को ही हम अनिषेक फलन कहेंगे। मतलब अंडाशय में बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। वैसे जो अगर नॉर्मली देखें तो निषेचन होने के बाद ही फल का निर्माण होता है, लेकिन अगर अंडाशय से बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है तो इस क्रिया को अनिषेक फलन यानी कि पार्थिनोकैर्पी कहेंगे, और ऐसे फल को अनिषेक फलनी फल यानी कि पार्थिनोकैर्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा नाम से स्पष्ट है। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के ही फल निर्माण। देखो ये फल बीज रहित होते हैं, मतलब जो अनिषेक फलन वाले फल होंगे ये फल सीडलेस यानी कि बीज रहित होते हैं। अंगूर, केले तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। मतलब अंगूर, केले और अनानास में जो है प्राकृतिक अनिषेक फलन होगा, नेचुरल पार्थिनोकैर्पी होगा। ठीक है, क्योंकि अंगूर में आप देखेंगे तो इसमें बीज नहीं रहते ज्यादातर, केले में भी बीज नहीं रहते। ठीक है, तो इन सब में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है, अनानास में भी। अनिषेक फलन को हार्मोन, आखिर ये कौन कौन से हार्मोन है जो इसको प्रेरित करते हैं? तो अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। मतलब वैसे नॉर्मली प्राकृतिक होता है, अनिषेक फलन प्राकृतिक तरीके से भी पाया जाता है, लेकिन ऑक्सिन या जिब्रेलिन का अगर आप लोग छिड़काव करेंगे तो अनिषेक फलन प्रेरित उत्प्रेरित हो सकता है। ठीक है, अनार यानी कि पोमेग्रेनेट और नारियल, कोकोनट या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है। यानी कि अगर आप अनार या नारियल में आप लोग ऑक्सिन या जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो इसमें अनिषेक फलन नहीं होगा, क्योंकि इसमें खाने योग्य भाग जो है वो बीज का होता है। जैसे अनार में देखो आप छोटे छोटे बीज होते हैं, उसी को हम खाते हैं ज्यादातर, तो इसमें अनिषेक फलनी फल बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमारा है बहुभ्रूणता। देखो नाम से यह स्पष्ट है, बहुभ्रूण मतलब ज्यादा भ्रूण। तो इसको अब हम लोग देखते हैं भाई, दोनों को समझ लो। बहुभ्रूणता क्या है? देखो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। देखो नाम से स्पष्ट है, बहुभ्रूणता मतलब बहुत सारे भ्रूण। तो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता यानी कि पॉलिम्ब्रियोनी कहलाता है। ये बहुत स्पेशल भैया है, लाइन आप लोग याद रखना कि एक ही बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण का उत्पन्न होना यही बहुभ्रूणता है। ठीक है, देखो अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। मतलब अनावृतबीजी पौधों में बहुभ्रूणता की घटना सामान्य है, ये एक नॉर्मल घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में ये काफी कम पाई जाती है। आवृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता बहुत कम पाई जाती है। इसकी खोज किसने की? तो देखो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लुइवेनहॉक, एवी लुइवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। देखो संतरे के बीज में क्या होता है, संतरे में बहुत सारे भ्रूण, एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। ठीक है, यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। मतलब इसमें बहुभ्रूणता में क्या होगा, एक ही बीज में बहुत सारे भ्रूण तो विकसित हो जाएंगे, लेकिन इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। जैसे हमारे मनुष्यों में देखो, हमारे अंदर स्पर्म तो बहुत पाए जाते हैं, शुक्राणु बहुत सारे होते हैं करोड़ों की संख्या में, लेकिन कोई एक शुक्राणु ही सक्रिय होकर अंडाणु से मिलता है, निषेचन होता है और भैया आगे की पीढ़ी बढ़ती है, संतान उत्पन्न होती है। वैसे इसमें भी एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देगा। बस हो गया। तो ये हमारा भैया एक क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर या 4 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आता, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखूं तो भैया जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, 2019-20-22 में आ चुका है। जनसंख्या विस्फोट, इसका मतलब जनसंख्या का बढ़ना, इसके क्या कारण है? ये हमारे जनन स्वास्थ्य चैप्टर का शायद क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण है। तो देखो जनसंख्या विस्फोट हम लोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे।
देखो ध्यान से समझना, जनसंख्या बढ़ रही है उसके बारे में लिखेंगे। देखो, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रति दिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी की इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब जनसंख्या विस्फोट का मतलब ये होता है जनसंख्या का बहुत ही तेजी से बढ़ना। देखो लिखा है, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड, मतलब प्रति सेकंड 2 व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, और 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन, और 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन जन्म ले रहे हैं। मतलब हर दिन 2 लाख व्यक्तियों का जन्म हो रहा है, या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह, या फिर 60 लाख व्यक्ति हर महीने, या 7 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है जनसंख्या। तो इसी आबादी से, इस आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब ये जो तीव्र गति से बढ़ रही है ना, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। मतलब सिंपली समझे तो जनसंख्या का बहुत ही तेजी से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट है। ये मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब ये मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। मतलब मृत्यु दर में कमी हो गई है, लोग की मृत्यु कम हो रही है, और जन्म दर में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है। इसी के कारण जनसंख्या जो है लगातार बढ़ रही है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। देखो, किसी भी क्षेत्र के में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में जो बढ़ी हुई आबादी है या जनसंख्या है, उसी को ही हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। आखिर क्या क्या कारण है जिनसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है? लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, हम लोगों के लिए खतरा होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। कहीं ना कहीं सारी समस्या जो है जनसंख्या वृद्धि से ही जुड़ी हुई है। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन हमें कम उपलब्ध होंगे, हमारी सुविधाएं कम हो जाएंगी और हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट है, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब स्वास्थ्य सुविधा ज्यादा हो गई है जिसके कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। मतलब ज्यादा सुविधा होने के कारण भैया जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई है। अब मृत्यु ज्यादा लोगों का होगा नहीं और जन्म ज्यादा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई किसी की मृत्यु हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बायोलॉजी की भाषा में, तो जन्म ज्यादा होगा भाई तो जनसंख्या लाजमी है कि बढ़ेगी। दूसरा, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होना। मतलब जो जनन योग्य व्यक्ति हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी भैया तो रिप्रोडक्शन करने वाले, जनन करने वाले लोग भी बढ़ेंगे। तो लोग बढ़ेंगे तो जनन जब होगा, रिप्रोडक्शन, तो भाई बच्चे तो पैदा होंगे ही, तो बच्चे पैदा होंगे जो जनसंख्या बढ़ेगी ही। तीसरा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना। मतलब अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ है जिससे मृत्यु दर कम हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे तो हर जगह अब आपको डॉक्टर बैठे हुए मिल जाएंगे, डिग्री धारक। ठीक है। चौथा, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से ना अपनाया जाना। मतलब अशिक्षा के कारण, कम जानकारी के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन का ज्ञान नहीं होता कि आखिर हम दो, हमारे दो होने चाहिए। कुछ लोग क्या होते हैं भैया, उनके 5 6 7 8 बच्चे हो जाते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो ज्ञान अज्ञानता के कारण लोग इस टाइप का काम करते हैं और भैया जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, परिवार नियोजन के तरीके उनको नहीं पता है। पांचवा, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खानदानों के उत्पादन में वृद्धि होना। मतलब वैज्ञानिक एवं तकनीकी की प्रगति जो है, इसके कारण जो खानदान है, जो खाने की चीजें, उसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। छठवां, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेकानेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा ना जो भी महामारी आती है, बताओ कोरोना वायरस तक की दवा बन गई थी। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं कि वो तुरंत ही दवा निकाल देते हैं भाई किसी भी बीमारी की। तो जब दवा बनेगी तो लोगों की मृत्यु दर में कमी तो आएगी ही। छठवां, सातवां, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके उतना अधिक धनोपार्जन करेंगे। मतलब भैया जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग हैं ना, वो निर्धन व्यक्ति जो हैं वो ऐसा मानते हैं, उनको ऐसा विश्वास होता है कि जितने ज्यादा हमारे पास बच्चे होंगे उतने ज्यादा वो कमाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी फैमिली बढ़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
मान लो बच्चे हो गए वो नहीं कमा पा रहे हैं, 5-6 लड़के हैं आपके पास, उनको आप ही कमा कर खिला रहे हैं, तो भैया सारा बोझ आप ही के ऊपर आ जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जितना बच्चे होंगे उतना काम करेंगे, उतना हमें धन अर्जित होगा, उतने पैसे कमाएंगे और हम तो आराम से जिएंगे भैया बिंदास, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। लेकिन ये चीज गलत है। 8वां, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपत्ति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। मतलब क्या होता है, कोई कोई दंपत्ति ऐसे होते हैं, कोई कोई कपल ऐसे होते हैं जो उनको लड़कियां होती है, स्टार्टिंग में दो एक लड़की हुई तब वो सोचते हैं लड़का हो जाए, फिर दूसरी लड़की हो गई फिर सोचते हैं लड़का हो जाए, फिर तीसरी भी लड़की हो गई फिर सोचते हैं लड़का हो जाए, फिर लड़का हुआ, मतलब एक लड़के की चाह में वो बहुत सारी जनसंख्या बढ़ा दी। तो ये भी गलत है भाई, ठीक है, बस हो गया। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये हमारे वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर का। देखो डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण एवं लक्षण बताइए। भैया ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल है, मैं आपको पेपर्स में बता चुका हूं डाउन सिंड्रोम क्या होता है। समझ लेते हैं, देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन स्पेशल है तो समझना जरूरी है। देखो डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। मतलब डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले एक अंग्रेज चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन ने सन 1862 में खोजा था। देखो इनका नाम था जॉन लैंगडन डाउन, इसीलिए इसका नाम पड़ा डाउन सिंड्रोम। देखो यह रोग गुणसूत्रों में संख्या की अनियमितता के कारण होने वाले परिवर्तनों से होता है। मतलब जो डाउन सिंड्रोम है ना, ये गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता हो जाती है, मतलब उसमें इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण ये रोग होता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखो मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। देखो हमारे अंदर भैया गुणसूत्र टोटल 46 पाए जाते हैं, जोड़ी में भैया 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे अंदर पाए जाते हैं। देखो 23 का 2 से गुणा करोगे 46 होगा, लेकिन कभी कभी 46 गुणसूत्र के जगह पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। देखो यहाँ पे जो हमारा 21वां जोड़ा होता है ना, उसमें 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब किसी को डाउन सिंड्रोम होगा तो 21वें जोड़े में, देखो 23 जोड़ी है, इसमें जो 21वां जोड़ा है उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, मतलब 2 की जगह पर 3 हो जाता है, जिससे कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। तो ये अतिरिक्त गुणसूत्र 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। मतलब 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसमें 2 की जगह पर 3 हो जाता है और टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, इसीलिए डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे डाउन संलक्षण भी कहते हैं, मतलब डाउन सिंड्रोम को हम लोग डाउन संलक्षण भी बोलते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य सामान्य विकास को रोक देता है। अगर ये गुणसूत्र बढ़ गया 21वां गुणसूत्र, तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, कोई भी हो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अब डाउन सिंड्रोम हो गया भैया तो उसके मस्तिष्क, उसके जो दिमाग है, बुद्धि है, उसका विकास रुक जाता है। देखो इसके लक्षण क्या है, देखो संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्राय अंड कोशिका यानी कि एग सेल के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण हो सकता है। मतलब जो 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र बढ़ता है, वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि संख्या में अधिक गुणसूत्र का कारण प्रायः अंड कोशिका यानी कि एग सेल के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण ये हो सकता है मेरे भाई। 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का, अब देखो लक्षण क्या है, इसके लक्षण क्या है, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो लक्षण देखो। ऐसे संतान का मस्तिष्क अविकसित होता है, मतलब उनका जो दिमाग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। सिर गोल, होठ नीचे की ओर और लटका रहता है। माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा होता है, मतलब उनका जो माथा होगा ना वो अनावश्यक रूप से चौड़ा होगा। त्वचा खुरदुरी होती है, आंखें तिरछी तथा पलकें वलित यानी कि फोल्डेड होती है। मतलब भैया सारी प्रॉब्लम, इनका मस्तिष्क जो है पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहेगा। सिर भैया गोल गोल रहेगा, होठ जो है नीचे की ओर लटके रहेंगे, माथा ज्यादा चौड़ा रहेगा, अनावश्यक रूप से चौड़ा, त्वचा खुरदुरी रहेगी, आंखें तिरछी रहेगी, पलकें वलित रहेंगी और मुंह हर समय खुला रहेगा, और इनका मुंह जो है हमेशा खुला रहता है। तो ये जो है डाउन सिंड्रोम के लक्षण है। और इतना ही नहीं, ये मंद बुद्धि होते हैं, मतलब इनकी बुद्धि भी बहुत स्लो होती है, मतलब मंद बुद्धि होते हैं, ये तेज बुद्धि वाले नहीं होते हैं, ठीक है। इनके जननांग तो सामान्य होते हैं किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। देखो अभी तक तो इतने प्रॉब्लम थे, ठीक था, लेकिन इनके जो जनन अंग हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो सामान्य होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन पुरुष जो है नपुंसक होंगे, मतलब पुरुष जो है वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होंगे अगर डाउन सिंड्रोम किसी को हो गया है। यही कारण है कि इस आनुवंशिक रोग को मंगोलिक बेवकूफी,
मतलब इस डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिक बेवकूफ़ी, मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस यही कारण है भैया कि इसको हम इस रोग को मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं, क्योंकि इस ये अगर किसी को हो जाता है ना तो उनका दिमाग जो है अविकसित रहेगा, माथा अनावश्यक रूप से चौड़ा रहेगा और नपुंसक बच्चे रहेंगे भाई, तो इसको मंगोलिक बेवकूफ़ी या मंगोलियन जड़ता भी हम बोल सकते हैं। बस हो गया। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन ये वंशागत का आणविक आधार चैप्टर का क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भैया बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में आ चुका है, तो 25 में भी आएगा, टेंशन फ्री रहो। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है समझ लो, क्वेश्चन स्पेशल है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो कुछ है नहीं, एक परियोजना है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूं। देखो मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मतलब मानव जीनोम परियोजना के द्वारा हम जैसे मनुष्यों के जीनोम में उपस्थित जितने भी जीन हैं सबकी हम पहचान करते हैं, ये मानव जीनोम परियोजना है। लाइन बहुत स्पेशल है ये वाला, यहां से यहां तक देखो। मानव जीनोम परियोजना एक अत्यंत व्यापक स्तर की योजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। आगे देखो, मानव जीनोम में 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। मतलब हमारे मनुष्य के जीनोम में 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्म हैं और एक क्षार को पहचानने के लिए $3 का खर्चा आता है। $1 का दाम है 86-87 रुपए। बताओ $3 सिर्फ एक क्षार युग्म को पहचानने में खर्चा आएगा, तो 3 × 10⁻⁹ क्षार युग्मों को पहचानने में कितना खर्च आएगा। देखो इस प्रकार संपूर्ण योजना पर लगभग $9 मिलियन यानी कि $9 मिलियन $90 लाख का खर्च आएगा। ज्ञान अनुक्रमों का संग्रह करने के लिए 1000 पृष्ठों की लगभग 3300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। मतलब मानव जीनोम परियोजना के लिए 1000 पृष्ठ की, मतलब 1000 पेज होने चाहिए और लगभग 3300 बुक होने चाहिए, 3300 पुस्तकें होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता होगी। यदि प्रत्येक पृष्ठ पर 10,000 शब्द लिखे जाएं तो इस योजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय अनुमानित किया गया। मतलब मानव जीनोम परियोजना को पूरा होने में 13 वर्ष का समय लग जाता है। अनेक देशों के हजारों वैज्ञानिक एक साथ इस पर कार्य करते हैं, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया पूर्ण होने में 10 वर्ष का समय लगता है। अगर कई देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो एक साथ सब मिल जाएं और इस पर कार्य करें, तो इसकी प्रथम प्रक्रिया को पूर्ण होने में, मतलब इसकी फर्स्ट प्रक्रिया को पूर्ण होने में लगभग 10 वर्ष का समय लग जाता है। सिर्फ पहली प्रक्रिया पूरी होने में 10 वर्ष का, 10 साल का समय लगता है मेरे भाई, ठीक है। इतने स्तर के आंकड़ों के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होगी। और इतने स्तर के आंकड़े के संग्रह, समापन व विश्लेषण के लिए उच्च कोटि के सांख्यिकी साधनों की आवश्यकता होती है। अतः अपने इस बृहद स्तर के कारण ये योजना महापरियोजना कहलाती है और इस बड़े स्तर के कारण इस योजना का नाम हम महापरियोजना भी रखते हैं, महापरियोजना भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया भैया क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न ही चल रहा है, इसके बाद में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। देखो 5 नंबर क्वेश्चन अब क्या है, ये जैव विकास चैप्टर का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बहुत स्पेशल है। देखो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखो डार्विन जी ने एक प्राकृतिक वर्णवाद या आप बोल सकते हैं प्राकृतिक चयनवाद, ठीक है, हमें दिया था, उसका आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। 2015, 18, 19, 20 में आ चुका है, चांसेस पूरे के पूरे हैं, ध्यान से देख लो। देखो डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद या चयनवाद आखिर ये है क्या, इसको समझ लो, बस लिखना है थोड़ा सा, कुछ खास है नहीं, मतलब थोड़ा सा इसी के बारे में लिखना है, क्योंकि डार्विन जी जो थे ना, ये जैव विकास से रिलेटेड इन्होंने ज्यादातर बातें, मतलब ज्यादातर ये उन्हीं से संबंधित है, जैव विकास से। डार्विन और लैमार्क ये सब हैं, ठीक है। चलो डार्विन का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स डार्विन, ठीक है। देखो पढ़ो इसको, डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद। देखो जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। मतलब जीवों के विकास को, जैव विकास को समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन जी ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया।
इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनके अनुसार बताया गया कि हर एक जीव में, कोई भी जीव हो, उसके अंदर संतान को उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। मतलब सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो। इनमें से अधिकांश जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इसमें से ज्यादातर जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। जैसे हम जैसे जीव, हम लोग क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और अपनी जनसंख्या हम लोग बढ़ाते हैं वृद्धि करके। ठीक है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब जनसंख्या बढ़ जाती है ना, तो समान जात यानी कि एक ही जात के या भिन्न भिन्न जाति के जो जीव हैं, उनके बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। मतलब वो लोग खुद में ही लड़ने लगते हैं, खुद में ही उनमें संघर्ष शुरू हो जाता है, ऐसा देखने को मिला है। ठीक है। यही हमारे डार्विन जी ने कहा है। ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। मतलब ये जो संघर्ष होता है ना, ये अपने नीड्स के लिए होता है, अपनी आवश्यकताओं के लिए लोगों के बीच होता है। वो अपनी आवश्यकता कुछ और, उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता कुछ और है। अपने नीड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए ये संघर्ष होता है। लड़ाई झगड़ा आपने सुना ही होगा, वही लड़ाई झगड़ा भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। संघर्ष में वे जीव ही जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं होती हैं। और जब ये संघर्ष शुरू होता है, मतलब लोगों का जन्म होता है, अलग अलग वो बट जाते हैं समान जाति में या भिन्न भिन्न जातियों में, और अपने अस्तित्व के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे गाँव में ही या शहरों में ही देख लो भाई, कहीं जमीनी विवाद, कहीं कुछ लोगों के बीच संघर्ष हो रहा है, लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वही सारी चीजें बताई जा रही हैं। और संघर्ष में वही लोग जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं होंगी। मतलब वही लोग जीतेंगे। जैसे हमारे यहाँ देखो, अगर कोई बेचारा थोड़ा सा कमजोर है और कोई थोड़ा ज्यादा पैसे वाला है, तो पैसे वाले की हमेशा चलती है भाई, पैसे वाला ही जीतेगा, ऐसा ज्यादातर अनुमानित बताया जाए तो। ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे भी बताई जा रही है कि वही लोग जीतेंगे जिनमें कुछ हटकर विभिन्नताएं होंगी। और हमारे इधर वही लोग जीतेंगे जिनके पास पैसा ज्यादा होगा भाई, जिनके पास पावर होगा, क्योंकि पावर ही आजकल देखा जाता है। ठीक है। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। ठीक है। ये विभिन्नताएं जो हैं आनुवांशिक होती हैं और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होंगी और हमारे नेचर के द्वारा, हमारे प्रकृति के द्वारा ही हम जीवों में उत्पन्न होंगी। ठीक है। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। मतलब विभिन्नताओं से युक्त जो जीव हैं, मतलब जिसमें विभिन्नता होगी, जिसमें वेरिएशंस होंगे ना, वही जीव जीतेंगे और वही जीव जो है आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। बाकी संघर्ष जब शुरू हो जाता है ना, तो कुछ जीव उसमें अलविदा बोल जाते हैं मेरे भाई। ठीक है। कुछ जीवों की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो यही चीजें आपको बताई जा रही हैं। ठीक है। आगे देखिए, ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में समर्थ होते हैं। जिसमें वेरिएशंस होंगे, विभिन्नताएं होंगी, वे जो जीव है ना, वो जो जीव हैं, वो वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में असमर्थ होते हैं, सहने में असमर्थ होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती है। ठीक है। तो डार्विन का प्राकृतिक चरणवाद आप लोगों को समझ में आ गया? कुछ है नहीं, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। देखो, जैव विकास को समझाने के लिए डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद प्रस्तुत किया। इसके अनुसार प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। इनमें से अधिकांशतः जीव वृद्धि करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण समान जाति या भिन्न भिन्न जाति के जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। ये संघर्ष प्रायः समान आवश्यकताओं के लिए होता है। संघर्ष में वे जीव जीतते हैं जिनमें सामान्य जीवों से हटकर कुछ अलग विभिन्नताएं होती हैं। ये विभिन्नताएं आनुवांशिक होती हैं। ठीक है। और प्रकृति द्वारा जीवों में उत्पन्न होती है। इस प्रकार विभिन्नताओं से युक्त जीव ही आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं। ये जीव वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन करने में समर्थ होते हैं। तो भैया, लघु उत्तरीय प्रश्नों में मैंने आपको टॉप 5 क्वेश्चन बताया, इसका मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिया। अब हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। काफी टाइम हो रहा है, हमारी क्लासेस लंबी होती जा रही है, टेंशन मत लेना, हम अच्छे से पढ़ेंगे। टाइम कुछ भी हो जाए, ठीक है, समय लग जाए, लेकिन कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है। चलो, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में मैंने एक क्वेश्चन लिया है मेरे भाई, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया है मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का। क्वेश्चन बहुत स्पेशल है। देखो, और भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल से टेंशन फ्री रहना, जब तक है हम नो टेंशन। देखो, मलेरिया रोग के रोगजनक लक्षण तथा उपचार लिखे। मतलब मलेरिया जो रोग है ना,
इसके रोग जनक का नाम लिखना है, मतलब रोग जनक क्या है, किसके कारण मलेरिया होता है, लक्षण क्या है इसके और उपचार कैसे इसका कर सकते हैं, इसको आपको बताना है। काफी ज्यादा स्पेशल ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो मलेरिया हम लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम रोग जनक का नाम जानेंगे कि आखिर मलेरिया का रोग जनक कौन है, किसके कारण मलेरिया होता है। मलेरिया रोग तो आपने सुना ही होगा। देखो, मलेरिया रोग का जनक एक प्रोटोजोआ जीव प्लाज्मोडियम है। मतलब मलेरिया रोग का जो जनक है जिसके कारण होता है वो एक प्रोटोजोआ जीव है जिसका नाम प्लाज्मोडियम है। इसी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। अब प्लाज्मोडियम की कई कई वैरायटीज होती है। देखो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम इस जीव की प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी होती हैं। मतलब देखो, मलेरिया रोग का जो जनक है वो तो एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है, लेकिन प्लाज्मोडियम की कई वैरायटीज होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम मलेरी तथा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये सब प्लाज्मोडियम की कुछ प्रमुख जातियां हैं जो मलेरिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। लक्षण देख लो क्या है भाई, किसी को मलेरिया हो जाता है तो लक्षण क्या है, मलेरिया होने पर कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, इस रोग इस रोग में रोगी रोगी की भूख मर जाती है। मतलब अगर किसी को मलेरिया हो गया है ना तो उसको भाई भूख नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो वो कुछ खाएगा नहीं, कुछ खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा मेरे भाई। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम कुछ खाना तो जरूरी है सर, ठीक है। दूसरा देखो, रोगी को तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। मतलब रोगी को तीव्र ज्वर, अब कुछ लोग समझेंगे सर जी ज्वर क्या है, बुखार सुना है भैया, वही बुखार है। तो अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसको तीव्र बुखार चढ़ जाता है मेरे भाई, ठीक है। रोगी को कब्ज हो जाता है तथा जी मचलाता है। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसको कब्ज हो जाता है और उसका जी थोड़ा सा मचलाता है। चौथा, रोगी का मुंह सूखने लगता है भैया, सूखे प्रसाद लगने लगते हैं अगर किसी को मलेरिया होता है। मतलब मुंह सूखने लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। पांचवा, रोगी के सिर, पेशियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। मतलब अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसके सर, उसकी पेशियों और इसके जोड़ों में, ठीक है, जो जोड़े होते हैं, ज्वाइंटर्स होते हैं हमारे शरीर में, उसमें भैया तीव्र दर्द होता है, पेन होता है। उपचार क्या है, जैसे भाई कोई भी रोग है, कोई भी डिजीज हो, उसका कुछ ना कुछ उपचार होता है, ट्रीटमेंट होता है। तो देखो क्या, कौन सी दवा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आज हम खुद आपके लिए डॉक्टर बन गए हैं, ठीक है, टेंशन फ्री रहो। देखो, मलेरिया के उपचार के लिए 300 वर्षों से कुनैन का एक परंपरागत औषधि बनी हुई है। मतलब कुनैन ये एक परंपरागत औषधि है मलेरिया का, ठीक है। यह डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष की छाल के सत्व से बनाई जाती है। मतलब जो कुनैन है ना, ये डच ईस्ट इंडीज, भारत, पेरू, लंका आदि देशों में सिनकोना वृक्ष जो होता है उसकी छाल के सत्व से ये बनाई जाती है। सिनकोना वृक्ष की छाल का जो सत्व है उससे ये बनाई जाती है। यह रोगी के रुधिर में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को नष्ट कर देती है। मतलब प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया होता है तो ये जो मलेरिया के रोगी हैं उनके रुधिर में, उनके खून में उपस्थित प्लाज्मोडियम की सभी प्रावस्थाओं को ये नष्ट कर देगा, ठीक है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियां जैसे एटीब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, माइलोसाइड, मेलुब्रिन, नियाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन आदि आजकल प्रचलित है। ये सब दवाई है भाई, किसी को मलेरिया हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो एटीब्रिन, बेसोक्विन, एमक्विन, माइलोसाइड, मेलुब्रिन, निवाक्विन, रेसोचिन, कामोक्विन, क्लोरोक्विन, ये सब दवाइयां प्रचलित है। क्विन क्विन सब में लगा है, ठीक है। आगे देखो, पेल्यूड्रिन, मेपाक्रिन, पैंटाक्विन, डेराप्रिम, प्राइमाक्विन एवं प्लाज्मोक्विन रोगी के यकृत में उपस्थित प्लाज्मोडियम की प्रस्थाओं को भी नष्ट करती हैं। ये सब भाई अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं, ये वो दवाइयाँ, ठीक है। ये हो गया आपका। बचाव व नियंत्रण कैसे कर सकते, कैसे हम मलेरिया से बच सकते हैं। तो मलेरिया से बचाव व इसके नियंत्रण के लिए निम्न उपाय हैं। जैसे फर्स्ट, तालाब व गड्ढों में पानी जमा नहीं रहने देना चाहिए। अगर आपको मलेरिया से बचना है ना तो आपके आसपास अगर तालाब है या गड्ढे हैं तो वहां पे पानी जमा ना होने दे भाई, क्योंकि उसी पानी में प्लाज्मोडियम हो सकते हैं। दूसरा, घरेलू कूलर आदि में भी पानी की सफाई 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। मतलब आपके घर पे अगर कूलर है तो उसकी सफाई भी 2-3 दिन के उपरांत करनी चाहिए। नाली व अन्य पानी जमा होने वाले स्थानों पर मच्छरों का जनन रोकने हेतु मिट्टी का तेल डालना चाहिए। मतलब नाली या अन्य पानी जमा होने का जो स्थान है उसमें जो मच्छरों का जनन है, जो उनकी रिप्रोडक्शन प्रक्रिया होती है, उसको रोकने के लिए मिट्टी का
तेल डालना चाहिए। भाई किसी के काम में हम क्यों रुकावट करें, हैं, लेकिन करना पड़ेगा अगर बचना है। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियों को तथा बतखों को पानी में छोड़ देते हैं तथा यूट्रिक्लोरिया जैसे पादपों को पानी में उगाते हैं, ठीक है, ताकि इससे बचाव हो सके। तीसरा, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए तथा नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब जो मच्छर का जनन स्थान है उसको नष्ट कर दो और नालियों को खुला ना छोड़ो। चौथा, डीडीटी, बीएचसी आदि का प्रयोग मच्छर नष्ट करने हेतु करना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है। मतलब डीडीटी, बीएचसी इसका उपयोग मच्छर नष्ट करने के लिए होना चाहिए, परंतु इन दोनों का प्रयोग भारत में प्रतिबंधित है, फिर भी प्रयोग होता है। पांचवा, क्लोरोक्विन, प्राइमोक्विन, डाराप्रिम दवाओं का प्रयोग रोगी को स्वस्थ करने में सहायक होता है। ये सब कुछ दवाइयां हैं, अगर किसी को हो गया मलेरिया तो रोगी को स्वस्थ करने में ये दवाइयां हेल्पफुल होंगी। छठवां, मच्छरों को दूर भगाने हेतु ऑल आउट तेल व क्रीम तथा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। भाई मच्छरों को दूर भगाना है अगर हमें, तो ऑल आउट तेल आता है, ऑल आउट तेल या ऑल आउट जो लगाने वाला बोर्ड में आता है उसको, या फिर क्रीम लगाकर आपको सोना चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग करो भाई, ताकि मच्छर आपको नहीं काट पाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ मलेरिया ही नहीं, बहुत सारे रोग हैं जो आपको नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का 13 क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का 10 क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्नों का 5 क्वेश्चन और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का 1 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। देखो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रहोगे ना, मैं ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ अपने इस क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि ऐसा वन शॉट बार बार नहीं मिलेगा। ऐसे ही क्लास चाहिए भैया तो सपोर्ट बनाए रखो। तो आज का क्लास कैसा लगा? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।